और जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे उसके हर बॉडी में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। अगर हम राइटिंग की बात करें, वो प्रोजेक्ट राइटिंग हो, वो प्रपोजल राइटिंग हो, वो थीसिस राइटिंग हो, उसमें से सबसे पहली चीज़ जो तकरीबन रिसर्च प्रपोजल में भी कॉमन होती है, थीसिस में भी कॉमन होती है, उसमें एक चीज़ जो होती है वो होता है टाइटल। अब देखिए जी कि टाइटल, तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को हमें कोई ना कोई नाम तो देना है कि नहीं देना, कोई नाम तो होगा। अब जो नाम हमने देना है, नाम देने के लिए आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है कि नाम बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। यानी रिसर्च प्रोजेक्ट को जो नाम हमने देना है वो नाम बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। यानी जब भी कोई रिसर्च प्रपोजल का टाइटल रिजेक्ट होता है तो टाइटल रिजेक्ट होने की एक मेन वजह ये होती है कि आपका टाइटल जो है वो बहुत लेंथी है, तो लिहाजा आप टाइटल बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। और दूसरी चीज कि टाइटल बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, टाइटल बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, बल्कि हमने वो टाइटल बनाना है जो कंसाइज हो। क्या हो? कंसाइज हो, आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो, कि टाइटल देख के अंदाजा हो जाए कि इस काम की सोसाइटी में या इंडस्ट्री में अहमियत कितनी है। मेरे पास जो आपने प्रपोजल दिया है रिसर्च, इसके अंदर जो मेरे ख्याल में टाइटल वाला पेज नहीं है, लेकिन जो पेपर है मैं उसको डिस्कस कर किया है, कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो टुवर्ड ए स्ट्रेचिंग वर्टिकल शीट विद स्लिप इफेक्ट। अब देखिए जी, टाइटल से पता चल रहा है कि आपकी रिसर्च डोमेन क्या है। क्या है? कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी टाइटल देख के पता चल गया है कि इस पेपर के अंदर कौन सा एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हो तो टाइटल में अगर एक्सपेरिमेंट का नाम आ जाए तो वो टाइटल में वो एक्सपेरिमेंट का नाम देख के अंदाजा हो जाता है कि ये जो काम है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है या थ्योरेटिकल बेस्ड है या न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिर आप कह रहे हैं कि फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो, यानी है तो फ्लूइड फ्लो है लेकिन क्या है? स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो। तो लिहाजा अब इस प्रॉब्लम में टाइटल से पता चल रहा है कि फ्लूइड फ्लो जहां पे भी हो रहा है उसके सामने कोई स्टैग्नेशन पॉइंट है, रुकावट है। स्टैग्नेशन पॉइंट से मुराद ये ले लें कि ये फ्लूइड फ्लो जा रहा है, इसके सामने आपको पत्थर रख दें, अब फ्लूइड क्या है? उस पत्थर से टकराने के बाद फिर आगे जा रहा है, वो इसकी साइडों से गुजर रहा है, उसके ऊपर से गुजर रहा है, तो फ्लो के सामने कोई रुकावट है, कोई स्टैग्नेशन पॉइंट है। तो देखिए जी, टाइटल ने हमें बताया कि हमारे मॉडल में क्या है, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है वो फ्लूइड फ्लो है, और फ्लूइड फ्लो जो है वो क्या है? स्टैग्नेशन के पॉइंट से टकरा के जो है वो फ्लो हो रहा है। फिर वो कहता है नेक्स्ट टुवर्ड स्ट्रेचिंग वर्टिकल शीट। अब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है? वर्टिकल स्ट्रेचिंग फ्लो। स्ट्रेचिंग शीट लाइक ये एक शीट है, इसकी ये साइड फिक्स है। स्ट्रेचिंग फ्लो ये है कि हम इसको स्ट्रेच या श्रिंक कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई शीट या कोई भी चीज जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं उसकी एक साइड फिक्स है और दूसरी साइड से हम फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। अगर ये श्रिंकिंग होगी तो फिर क्या है कि फोर्स लगा के हम उसको श्रिंक। अब इस टाइटल से पता चल रहा है कि हमारा फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो शीट के ऊपर हो रहा है, लेकिन शीट कौन सी है? स्ट्रेचिंग। हाँ, अगर आप देखिए इस प्रॉब्लम में आपने कहा चलिए इसने तो स्ट्रेचिंग यूज किया है, मेरी शीट जो वो श्रिंकिंग है, तो हम इस स्ट्रेचिंग की जगह क्या लिखेंगे? श्रिंकिंग। या आपकी प्रॉब्लम है स्टैग्नेशन नहीं है तो हम स्टैग्नेशन की जगह वो लिखेंगे जो हमारा न्यू। तो बात समझ आई कि यानी टाइटल कितना अहम है कि टाइटल देख के हमें पता चल जाए कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, थ्योरेटिकल एनालिसिस है, या इसके अलावा हमारा अलजेब्रा के ऊपर प्रॉब्लम है। यानी जो भी प्रॉब्लम आपका है वो आपका टाइटल इतना कंसाइज होना चाहिए कि पता चल जाए आपके इस प्रोजेक्ट में है क्या। अच्छा देखिए, अगर इसी टाइटल फिर वो नेक्स्ट कह रहा है कि वर्टिकल शीट है, इसका मतलब है शीट जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है नहीं। अब देखिए ये शीट है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल जैसे एक पाइप है,
अगर पाइप को हम जमीन से छत की तरफ पानी लेके जाए तो हम कह सकते हैं फ्लूइड फ्लो वर्टिकल। अब देखिए टाइटल से पता चल रहा है कि फ्लूइड फ्लो भी हो रहा है, वो अभी शीट पे है लेकिन शीट है भी वर्टिकल। और आगे वो कह रहा है विद स्लिप इफेक्ट। तो जो वर्टिकल फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें स्लिप इफेक्ट भी है। स्लिप से मुराद ये होता है जैसे ढलवान होती है, जैसे ये हेड से पानी निकलता है, ये जो पानी के बड़े बड़े हेड बने इसके आगे एक ठोकर बनी हुई होती है जहाँ पे ऐसे स्लोप होती है। अब यही समझ लेंगे स्लिप से मुराद ये है कि स्लोप। और स्लिप हम तब डालते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो बहुत कम हो, प्रेशर कम हो, हम चाहते हैं कि प्रेशर बढ़ जाए, हम उसको क्या कर देते हैं स्लिप दे देते हैं, और स्लिप की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है इंक्रीज। अब देखिए एक टाइटल से अभी मैंने इस पूरे प्रॉब्लम का ये मैथमेटिकल मॉडल डिस्कस नहीं किया कि इसके अंदर है क्या, सिर्फ टाइटल देखा है और टाइटल से पता चल रहा है कि इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर कौन सी चीज जो है वो इन्वॉल्व है। तो लिहाजा जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है वो क्या करना है, बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, क्या होना चाहिए, कौन साइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कि टाइटल देख के पता चल जाए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है। अब देखिए अगर इस सारे टाइटल को मैं शॉर्ट कर दूं, मैं जस्ट ये लिख दूं कंप्यूटेशनल एनालिसिस फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो, तो देखिए बहुत शॉर्ट टाइटल, कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो। अब आगे क्या है कि ज्योमेट्री का नहीं पता चल रहा कि फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो चैनल में हो रहा है, वो शीट के ऊपर हो रहा है, वो कोन में हो रहा है, वो वेज पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, हमने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। साथ जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो स्लिप है, उसके बारे में भी नहीं बताया। लिहाजा टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। तो टाइटल के बारे में यही कहते हैं कि टाइटल पढ़ के बंदे को मॉडल ना पूछना पड़े या रिसर्च फील्ड ना पूछनी पड़े कि भाई आपकी रिसर्च फील्ड कौन सी। तो ज्यादा टाइटल जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे हमारे नाम, जब हम बच्चे का नाम रखते हैं तो क्या पहली कंडीशन क्या होती है, प्यारा नाम हो, मीनिंगफुल हो, अट्रैक्टिव हो। तो जैसे कि बच्चा अपना नाम बताता है तो लोग कहते हैं क्या जबरदस्त नाम है, किसने रखा है। तो सेम टाइटल का नाम, यानी जो टाइटल आपके प्रोजेक्ट का नेम है, अगर ये भी अट्रैक्टिव होना तो वो रिजेक्शन के चांस क्या होते हैं, कम। क्योंकि जब एडमिशन कमेटी है या आपकी जो रिसर्च कमेटी है उसके सामने जब आपका प्रोजेक्ट जाता है तो सबसे पहले जो चीज पढ़ी जाती है वो आपके प्रोजेक्ट का नेम पढ़ा जाता है, और उस नेम की बेस पे जो बंदा बैठा होता है वो डिसाइड करता है कि इस काम की वर्थ है या काम की वर्थ नहीं। तो जो आपने नाम, जैसे हम बच्चों के नाम रखते हैं कि मॉडर्न नेम हो, हम पुराने नाम से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो रिसर्च कम्युनिटी के अंदर भी जब हमने टाइटल देना है तो कोशिश करनी है वो टाइटल थोड़ा एडवांस हो, जो आज का रिसर्च के अंदर न्यू एडवांसमेंट आ चुकी हैं उनसे रिलेट करे। ये ना हम टाइटल दें और बंदा टाइटल पढ़ के कहे भाई ये तो 30 साल पुराना हो चुका है काम। देखिए जी उसने अभी आपका पूरा प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन वो टाइटल देके कहता है भाई ये काम तो हो चुका है। इसका मतलब क्या है, उसने नाम से अंदाजा लगा लिया कि ये काम तो आज से 20-30 साल पहले हो रहा है, ये बच्चा दोबारा वही काम जब क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने पेपर पढ़ने हैं तो कोशिश करनी है कि जो न्यू ईयर चल रहा है, लाइक अभी 22 है, एंड हो रहा है तो 22 के पेपर पढ़े, 21 के पेपर पढ़े, अभी 23 स्टार्ट होगा तो 23 के पेपर पढ़े, उनमें से टाइटल देखें। जैसे हम जब बच्चों का नाम रखते हैं तो पहले इधर उधर से नाम देखते हैं, यार ये नाम फलां के बेटे का है, ये नाम फलां की बेटी का नाम है, फिर उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि ये नाम थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो जब हमने भी नाम देना है तो उस वक्त कोशिश कर ले लोगों के प्रोजेक्ट पढ़े, लोगों के थीसिस पढ़े, उनके नाम देखें। जब 10-15 नाम देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे ये नाम भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, फिर उनमें से हम एक यूनिक नाम देते हैं और जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो बात समझ आ रही है आगे। अब उसके बाद अगली चीज आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट। जी अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट भी आता है और समटाइम इसको नाम उन्होंने समरी का भी दिया होता है, प्रोजेक्ट समरी, थीसिस समरी या एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट में हमने कौन कौन सी चीज लिखनी है, यानी जब हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो काम इसने किया है उस काम की अहमियत क्या है,
उस काम की एप्लीकेशंस क्या है, उस काम को इन्होंने किया कैसे है, यानी मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो है इसकी मेन फाइंडिंग्स क्या है। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट किया है 6 महीने लगा के, जब 6 महीने लगा के आपने एक काम किया है तो कुछ तो फाइंड किया होगा कि नहीं किया होगा, और कुछ ना कुछ हासिल किया होगा कि नहीं किया होगा। इसको हम बोलते हैं मेन फाइंडिंग्स। मेन फाइंडिंग्स आपकी क्या है, तो कम से कम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपकी मेन फाइंडिंग्स जो है वो भी आ जाएगी। अच्छा, ये पेपर जो मेरे पास है कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो, असमतुल्लाह याया का है, जिसमें फर्स्ट आता है। इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट देखें तो कहता है दिस आर्टिकल प्रेजेंट कंप्यूटेशनल स्टडी फॉर मिक्स कन्वेक्शन स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड। द फ्लो इज कंसीडर्ड ओइंग टू ए वर्टिकल श्रिंकिंग या स्ट्रेचिंग शीट विद सॉलिड बाउंड्री। जो पहली दो लाइनें हैं इसको आपने कनेक्ट करना है अपने टाइटल के साथ, यानी आपके एब्स्ट्रैक्ट की जो पहली दो लाइनें हैं उसको आपने क्या करना है, रिलेट करना है अपने टाइटल के साथ। जो आपने टाइटल में क्लेम किया है कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया है, तो आपने उसको रिलेट कर देना है पहली दो। अब इसमें देखो उसने क्या कहा, दिस आर्टिकल प्रेजेंट कंप्यूटेशनल स्टडी। तो देखो टाइटल में उसने क्या कहा था, कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे उसने वर्ड लिखा है कंप्यूटेशनल स्टडी फॉर मिक्स कन्वेक्शन स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो। अब देखिए स्टैग्नेशन पॉइंट का इधर भी जिक्र है और टाइटल में भी जिक्र है। स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो विस्कस फ्लो। नेक्स्ट द फ्लो इज कंसीडर्ड ओइंग टू ए वर्टिकल स्ट्रेचिंग शीट। तो ये बात उसने टाइटल में भी कहा है कि जो मेरा फ्लूइड फ्लो है वो क्या है, वर्टिकल है, तो वही जिक्र उसने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर ऑब्जेक्शन लगता है सुपरवाइजर की तरफ से, वो कहते हैं आपका टाइटल और आपका एब्स्ट्रैक्ट मैच नहीं करता, आपका टाइटल आपके एब्स्ट्रैक्ट के साथ रिलेट नहीं करता। तो कैसे रिलेट करना है, जो आपके मेन कीवर्ड्स आपने टाइटल में लिखे हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट की पहली एक दो लाइन के अंदर उन कीवर्ड के बारे में ही बताना है। ऐसा ना ऊपर हम स्टैग्नेशन की बात कर रहे हैं, हम पहली एक दो लाइन स्टैग्नेशन की बात ना करें, ऊपर हम कंप्यूटेशनल स्टडी की बात कर रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट की पहली एक लाइन के अंदर कंप्यूटेशनल की बात ना करें। ऊपर हम कह रहे हैं कि हमारी ज्योमेट्री जो है वो वर्टिकल स्ट्रेचिंग या श्रिंकिंग शीट है, और हम एब्स्ट्रैक्ट की पहली एक दो लाइन के अंदर इसका जिक्र ना करें। तो लिहाजा आपने अपने टाइटल को रिलेट करना है एब्स्ट्रैक्ट की पहली एक दो लाइन के साथ। ये बात समझ आ गई। तो उसके बाद ये है कि नेक्स्ट देखिए जो लिख रहा है ना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व सिमिलैरिटी वेरिएबल इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द मॉडल प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल टाइप। ये है आपकी मेथोडोलॉजी। ये क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी से मुराद यह है कि कोई भी काम हम किस सीक्वेंस में करेंगे। मैं अगर आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि चाय बनानी है, अगर चाय भी बनानी है तो कोई सीक्वेंस तो होगी कि नहीं होगी। पहले पानी डालेंगे, उसको बॉयल करेंगे, उसके बाद जो चीज डालनी है, उसके बाद तीसरी चीज डालनी है, एक सीक्वेंस तो है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर डिफरेंट लोग चाय बनाए तो हर एक की सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगी। तो कहता अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसका कोई सीक्वेंस है कि नहीं। जैसे मिसाल तौर पर जी मैं सबसे पहले जो है ना पेपर पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर पढ़ेंगे। पेपर पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि मैंने कौन सा काम करना है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस टाइटल पे काम करना है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैथमेटिकल मॉडल बनाऊंगा। क्या करूंगा, मैथमेटिकल मॉडल बनाऊंगा। जब मॉडल बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, फिर मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको ओडी बनाऊंगा। यानी आप क्या कर रहे हो, पीडी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ओडी में। ये भी एक काम है कि नहीं। मैं फिर रिपीट करूं, क्या करूंगा, पेपर पढ़ूंगा। पेपर पढ़ने के बाद डिसाइड करूंगा कि मैंने किस टॉपिक पे काम करना है, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉडल बनाऊंगा। मैंने मॉडल बना लिया है। अब मॉडल बनाने के बाद अगला काम क्या है कि जो मेरा मॉडल इस प्रॉब्लम में वो तो है पीडी पे मुश्तमिल। जो पीडी को नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी लगा के क्या कर रहा हूँ, ओडी बना रहा हूँ। अब देखिए जी पीडी मॉडल बनने के बाद जो मॉडल था पीडी में था वो चला गया ओडी में। अब ओडी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, सूटेबल सिमिलैरिटी लगा के जब ओडी बना ली तो अब मैं उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कोई न्यूमेरिकल मेथड लगाएंगे। अच्छा जी, आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं आप उसका जिक्र नहीं करेंगे।
कि जो मैंने ओडी बनाई है उन ओडी का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं रंगे कटा मेथड अप्लाई करूंगा, मैं फिनाइट एलिमेंट मेथड अप्लाई करूंगा, या मैं फिनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई करूंगा। कोई न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो लगाएंगे उसका क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। तो ये आपकी आ जाएगी मेथडोलॉजी। एब्स्ट्रैक्ट में क्या किया? पहली एक दो लाइन में आपने अहमियत भी बता दी और आपके टाइटल के साथ एब्स्ट्रैक्ट को कनेक्ट भी कर दिया। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने मेथडोलॉजी का जिक्र करना है। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है कि हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, वो पीडी पे मुश्तमिल था, सूटेबल सिमिलरिटी लगा के ओडी बनाई, फिर ओडी के ऊपर हमने क्या क्या न्यूमेरिकल मेथड लगा के उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड किए। तो ये आपकी आ जाएगी मेथडोलॉजी। क्लियर हो गया? मेथडोलॉजी के बाद अगली बात होती है कि अब आपने कुछ ना कुछ मेन रिजल्ट्स भी डालने होते हैं कि मैंने जो काम किया है उसमें से रिजल्ट्स कौन से निकले। अब ये नेक्स्ट कह रहा है जी कि the resulting higher denominator differential equation are solved by using computational software Mathematica। यहाँ पे उन्होंने सिंपल लिख दिया कि हम ये कंप्यूटेशनल टूल जो है वो Mathematica यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। When I say several computational are made for enough range of pertinent parameters, slip parameter, sigma, stretching, shrinking, velocity parameter, mixed convection parameter, and prandtl number to reveal the physical nature of problem of velocity and temperature फंक्शन। वो कहता है जो हमारे प्रॉब्लम में जो पैरामीटर फिजिकल इन्वॉल्व थे हमने उनका इफेक्ट चेक किया है फ्लूइड की वेलोसिटी के लिए और फ्लूइड के टेम्परेचर। देखिए जी हम कर क्या रहे थे? हमने स्लिप पैरामीटर लिया, हमने मिक्स कन्वेक्शन पैरामीटर लिया, हमने प्रैंडल नंबर लिया। ये फिजिकल पैरामीटर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट था? मिसाल के तौर पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर चीनी मिक्स कर दूं तो डेफिनेटली जब गाढ़ापन होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। अब ये मेन फाइंडिंग्स आ सकती है, मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैंने चीनी की मिकदार फ्लूइड में ज्यादा की है तो गाढ़ापन ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी कम हुई है। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में एक फाइंडिंग्स आ सकती है। फिर आप कह रहे हैं कि फ्लूइड की अगर टेम्परेचर की बात है, मैं कहता हूँ कि सूरज की रेडिएशन हमने बढ़ा दी है, यानी ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हम रूम के अंदर है तो यहाँ पे रेडिएशन का असर कम है। हम जून के महीने में बाहर बैठे हूँ और रेडिएशन बढ़ रही हो तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे रेडिएशन सूरज की बढ़ी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ नहीं जाएगा? अब आपकी ये एक फाइंडिंग हो गई। अब आप एब्स्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि जब हम रेडिएशन पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। या मैंने कुछ सिंपल रियल लाइफ की एक एग्जांपल दी है। अब आपके प्रॉब्लम में जो भी पैरामीटर होंगे वो 4 हैं, वो 5 हैं, वो 6 हैं, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं हम क्या करते हैं? उनकी मिकदार ज़्यादा करते हैं, उनकी मिकदार कम करते हैं और चेक करते हैं कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके टेम्परेचर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो फ़र्क पड़ रहा है वो हमारी मेन फाइंडिंग्स। ये नेक्स्ट कह रहा था obtained result are present in graphical pattern of velocity and temperature of function with detailed discussion। अब वो कह रहा है कि जो रिजल्ट हमने हासिल किए हैं हमने उनके ग्राफ बनाए। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये ग्राफ बने हुए, वो क्या कर रहा है कि कोई भी पैरामीटर की वैल्यू बढ़ा के बना रहा है ग्राफ, और ग्राफ की क्या कर रहा है? डिस्कशन लिख रहा है। डिस्कशन से मुराद ये है कि हम यही कुछ जो मैंने आपको बातों में बताया है कि चीनी की मिकदार बढ़ाने से फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, यही कुछ हमने डिस्कशन में लिखा। जो फिगर हम कहते हैं फिगर नंबर 1 लिख के आगे हमने लिख दिया कि जब हमने चीनी की मिकदार जो ज्यादा किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आप कहते हैं फिगर नंबर 2 के अंदर जब हमने रेडिएशन पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाई है तो फ्लूइड की टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आपकी डिस्कशन हो जाएगी। जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो, आपने उसकी डिटेल जो है वो लिख दी। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो समझ आ गया? एब्स्ट्रैक्ट में क्या था कि पहले एक दो लाइन आपने अहमियत के बारे में लिखनी है, उसको कनेक्ट करना है टाइटल के साथ, फिर आपने लिखनी है मेथडोलॉजी कि आपने ये सारा काम कैसे किया, और फिर आपने मेन फाइंडिंग्स लिखनी है। यानी सारी की सारी नहीं लिखनी, हो सकता है आपके पास 5 पैरामीटर हो, 5 में से 2-3 के बारे में लिख दें, सबके बारे में बेशक ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। जी जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन में आपने किस बात का ख्याल करना है? देखिए जी
टाइटल आपका किस चीज के बारे में था? फ्लूइड फ्लो के बारे में था। आप उसमें क्या कर रहे हो? न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हो। अब आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो किसके बारे में लिखोगे? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? एक सॉलिड मैकेनिक्स होती है और एक फ्लूइड मैकेनिक्स होती है। अब देखिए, मेरा काम है फ्लूइड के रेलिवेंट इंट्रोडक्शन में किसके बारे में लिखूंगा? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। बस हम पहले एक दो पैराग्राफ लिख दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है, हमारी जिंदगी में इनकी अहमियत क्या है, ये हमें बेताशा डाटा नेट से मिल जाए। तो इंट्रोडक्शन के बारे में ये कहते हैं कि पहला एक पैरा इंट्रोडक्शन का पढ़ के एक्सपर्ट को या सुपरवाइजर को पता चल जाए कि आपकी रिसर्च फील्ड कौन सी है। यानी अगर आप पहला पैरा तो पढ़े आपके प्रोजेक्ट का और आपका काम फ्लूइड पे हो, तो उसको ये पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो रिसर्च फील्ड है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये ना हो हमारी रिसर्च फील्ड फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हम लिख रहे हो सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में, तो कभी भी पढ़ने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसकी रियल फील्ड कौन सी। समझ आ रही बात? जैसे हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं फलां एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं फलां का भतीजा हूँ, मेरे दादे का ये नाम था, ताकि लोगों के ऊपर इम्प्रेशन पड़े मैं तो फलां हूँ। तो सेम जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो अपनी रिसर्च फील्ड के बारे में आपने इतनी डिटेल में लिखना है, और आपने ऐसे लिखना है कि जैसे हमारी फील्ड के अलावा तो दुनिया चल ही नहीं सकती। यानी आपने इतनी अहमियत बयान कर देनी है। देखिए जी, मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करना है, मैंने उसकी वकालत करनी है, मैंने उसका वकील बनना है। अब उसका वकील बनने के लिए मैंने बढ़ा चढ़ा के अपने काम को हाईलाइट करना है कि ये मेरा काम जी कहाँ पे यूज होता है। भाई इस काम के अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा तो फलां इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मेरा काम फलां इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मेरा काम फलां इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। हम तब लड़ेंगे जब हमारी स्टडी अच्छी खासी हो। जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा, हाँ जी, ज्यादा ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए 1.5 पेज का भी लिखते हैं, 2 पेज का भी लिखते हैं। तो जब हम थीसिस लिखते हैं तो तब हम इसको थोड़ा डिटेल लिखते हैं, ना अपनी 5, 6, 7 पेज तक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं चले आपने कर लिया क्वेश्चन, मैं बता दूं, ये जो पेपर मेरे हाथ में है इसमें और थीसिस में या प्रोजेक्ट में क्या फर्क होता है? इसके अंदर जो डाटा होता है वो कॉन्साइज होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के अंदर होता है या थीसिस वो थोड़ा डिटेल में होता है। जैसे वहाँ पे हमने 7 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा और पेपर में हमने 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा। हमने उस सारे डाटा को कॉन्साइज करके लिखा। ये कॉन्साइज डाटा को थोड़ा डिटेल, लेकिन थीसिस में 5, 6, 7। लेकिन ये फिर भी इसका एक बेहतरीन हाल ये भी है कि जिस अदारे में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनसे सीनियर का प्रोजेक्ट मंगवा दें, उसको कॉपी कर। देखिए शुरू में मुझे नहीं पता कि ये कितने पेज का होना चाहिए, मैंने सीनियर के लिए उसमें एंड में देखा चाहिए वो 100 पेज हो, तो एक आइडिया तो मिल गया ना कि कम से कम 100 पेज तो होने चाहिए। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है। अगर कल को कहता है ये 100 पेज तो ज़्यादा है, मना करते साथ सीनियर ने 100 पेज का लिखा, तो मैंने कौन सा गलत कहा? ज़्यादा मैंने भी 100 कर। अच्छा, फिर बंदा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार ये जो रेफरेंस है ये कितने होने चाहिए? 50, 60, 70 कितने होने चाहिए? सीनियर की थीसिस पढ़े, उसमें आइडिया मिल जाएगा, किसी ने 70 डाला है, किसी ने 60 डाला है, किसी ने 50 डाले हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, 50 वाला भी है, 60 वाला भी है, 70 वाला है। अब हम डिसाइड, चलो हम 65 डाल देते हैं, हम 60 डालते हैं। तो ये चीज़ें आपको आपके अदारे से मिल जाए। अच्छा, इंट्रोडक्शन 5 पेज का हो, 10 का हो, 15 का हो, तो आप कोई पब्लिश या आप अपने अदारे का कोई R&D सीनियर का प्रोजेक्ट लें, उसमें देख लें इंट्रोडक्शन कितने सेक्शन का है, आप उतने पेज का बनाना। अच्छा जी, बेसिक डेफिनेशन 10 पेज की है तो आप 10 की बना, या आपने सुपरवाइजर से ये पूछ लें इंट्रोडक्शन कितने पेज का होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम क्या बता रहे थे कि शुरू में आपने 1-2 पैराग्राफ ऐसा लिखना है कि जिसको पढ़ के पता चल जाए कि आपकी रिसर्च फील्ड कौन सी है। अच्छा, इसमें देखिए आपका जो टाइटल था, टाइटल में क्या था? स्टैग्नेशन पॉइंट था, ठीक है? यस। अच्छा, उसके बाद टाइटल के अंदर स्ट्रेचिंग शीट था, यस। उसके बाद न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का नाम था, यस जी। उसके बाद और वर्टिकल शीट, जी,
वर्टिकल शीट का भी जिक्र था स्लिप इफेक्ट था। जी, स्लिप इफेक्ट का जिक्र भी था। अब देखें जी, आपके टाइटल में जो मेन की वर्ड है स्टैग्नेशन पॉइंट है, स्ट्रेचिंग शीट है, न्यूमेरिकल कंपटीशन है, वर्टिकल शीट है और स्लिप इफेक्ट है। अब इंट्रोडक्शन लिखने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि एटलीस्ट एक पैराग्राफ स्टैग्नेशन पॉइंट के बारे में लिख दें। एक पैराग्राफ स्टैग्नेशन पॉइंट के बारे में लिख दें, 5, 6, 7 लाइनें लिख दें और उसमें जो रेफरेंस डालेंगे वो स्टैग्नेशन के रेलिवेंट ही डालें। अच्छा, एक पैराग्राफ इसका हो जाएगा। अब एक पैराग्राफ आप स्ट्रेचिंग शीट के बारे में लिख दें, 2 पैराग्राफ, एक न्यूमेरिकल कंपटीशन के बारे में लिख दें, एक वर्टिकल शीट के बारे में लिख दें और एक स्लिप इफेक्ट के बारे में लिख दें। जब आप ये 5 पैराग्राफ लिखेंगे तो 1.5 पेज तो वैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन इररेलेवेंट है, आपका इंट्रोडक्शन इररेलेवेंट है। मेरा काम स्टैग्नेशन पॉइंट है कीवर्ड, लेकिन मैं स्टैग्नेशन के बारे में लिख ही नहीं रहा। मेरे पास स्ट्रेचिंग शीट है, टाइटल में मैं पैराग्राफ डाल रहा हूं श्रिंकिंग शीट के बारे में। वो कहेगा भाई तू काम स्ट्रेचिंग का कर रहा, लिख तू श्रिंकिंग के बारे में रहा, तेरा दिमाग ठीक है, जा ले जा। अच्छा, आपने लिखा है न्यूमेरिकल कंपटीशन, टाइटल में लिखा है, आप पैराग्राफ में लिख लो एक्सपेरिमेंटल काम की बड़ी वर्क होती है, एक्सपेरिमेंट काम ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो न्यूमेरिकल काम से ज्यादा वैलिड होता है, न्यूमेरिकल काम की तो कोई वैल्यू नहीं। वो कहता है भाई काम न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप जो किससे गा रहे हो, जो गुण गा रहे हो वो एक्सपेरिमेंट के गा रहे हो, जो इररेलेवेंट है। तो ज्यादा सबसे पहली चीज, कोई भी काम करना है, काम करने के बारे में सिर्फ थीम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मैंने काम करना कैसे है, चीजें कौन कौन सी चीजें कहां पर मैंने पुट करनी है, ये पता हो, सारा कुछ नेट से मिल जाए। सामने हम कोई प्रोजेक्ट किसी सीनियर के पार्ट होता है, वो प्रोजेक्ट ही गलत होता है, हम गलत को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम गलत हो। तो पहले तो ये है कि कम से कम टीचर से कहें कि सर मुझे वो थीसिस दें, मुझे वो प्रोजेक्ट दें जो आपकी नज़र में बेस्ट है, जो आप समझते हैं कि ये लेवल का लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको फॉलो करूंगा तो मेरा काम भी अच्छा होगा। अगर टीचर ने मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया है जिसके अंदर गलतियां बेतहाशा हैं, तो मैं भी गलतियां करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको कॉपी कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जिसको फॉलो कर रहे हैं, पहले तो जिसको फॉलो करना है वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक होगा तो हम भी ठीक है। ये बात समझ आ गई। इंट्रोडक्शन लिखते वक्त क्या करना है कि जो मेन कीवर्ड है उन कीवर्ड के बारे में आपने लिख दिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास एक चीज आ जाती है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं इसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। ये ज्यादा परेशान नहीं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी कहते हैं और मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जी, अब देखिए जी, जो मॉडल आप बना रहे हो उसकी कोई फिजिकल कंडीशन भी होगी कि नहीं होगी, कोई असम्पशन तो होगी। जैसे हम कोई काम करें तो हम कहते हैं जी हम रूम में काम कर रहे हैं, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहते हैं जी हम आउटसाइड रूम जो है वो काम कर रहे हैं और जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या है कि क्लाउडी नहीं है, सनी डे है और आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई भी काम करें तो उसकी कोई ना कोई फिजिकल कंडीशन जो है वो होती है। अब देखिए, जो प्रॉब्लम मेरे पास है, जो पेपर है, इसमें अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल मॉडल की बात करें, वो कहता है मिक्स फ्लो प्रॉब्लम हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद असम्पशन दैट द फ्लूइड इज विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। देखें, अब देखिए, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल से वाकिफ होंगे। कंप्रेसिबल यह है कि किसी फ्लूइड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो कंप्रेस हो जाए, और इनकम्प्रेसिबल ये है कि जिसके ऊपर फोर्स लगाए तो वो कंप्रेस नहीं होता। तो उसने पहले बता दिया कि मैं जो फ्लूइड ले रहा हूं वो क्या है, विस्कस भी है और इनकम्प्रेसिबल है। इसका मतलब है कंप्रेसिबल नहीं, जैसे गैसेस है, गैसेस कंप्रेसिबल हो गया। तो ये चीज वो असम्पशन में क्लियर कर रहा है कि भाई मेरे पास जो फ्लूइड है वो कौन सा है, इनकम्प्रेसिबल है। अब आप जो भी फ्लूइड ले रहे हैं उसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी कि नहीं होंगी, जो प्रॉपर्टीज है वो आपने शुरू में लिख देनी है मॉडल के स्टार्ट में। फिर वो कह रहा है जी कि एंड इनकम्प्रेसिबल स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो इज स्टेडी एंड टू डायमेंशनल।
अब इसका मतलब है जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो 2 डायमेंशनल हो रहा है, यानी वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, Space वो में 3 डायमेंशनल नहीं है, वो 1 डायमेंशनल भी नहीं है। तो ये भी उसने फिजिकल रीजन बता दिया है कि मेरा जो काम है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है, और स्टेडी है, अनस्टेडी नहीं है। स्टेडी से मुराद ये होता है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पे डिपेंड से मुराद है कि यहां से फ्लूइड चला, यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे, उसकी विस्कोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे। वो कहता है मेरा जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्टेडी है। अगर आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं जो टाइम डिपेंडेंट, आप कह देंगे कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो टाइम डिपेंडेंट है या अनस्टेडी है। अच्छा, फिर वो कहता है फ्लो इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग वर्टिकल शीट दैट इज प्लेस्ड इन प्लेन y। देखिए जब y 0 होगा तो शीट कहां पे पड़ी है, अलोंग x एक्सिस पे आ जाएगी। देखिए अगर ये शीट है, अगर हम इसकी बात करें कि मेरे पास ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, तो वो कहता है y 0 है, y 0 तो मुराद ये है कि सिर्फ ये नहीं बचेगा। इसका मतलब है जो फ्लूइड शीट पड़ी है वो अलोंग x एक्सिस पड़ी है। अब फ्लूइड फ्लो भी क्या हो रहा है, अलोंग x एक्सिस। लेकिन वो कहते हैं जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या होता है कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो फ्लूइड की मूवमेंट होती है या फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज होती है। ये समझ लें कि ये फिक्स है, इसके ऊपर फ्लूइड पड़ा है, हमने जैसे इसको स्ट्रेच किया एक झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, उस झटके की वजह से जो फ्लूइड पड़ा था वो भी साथ चल पड़ा। फ्लूइड की मूवमेंट समझ आई? यानी फ्लूइड खुद ब खुद नहीं पहले फ्लो नहीं कर रहा, नहीं फ्लो कर रहा, ये फिक्स है, इसके ऊपर फ्लूइड पड़ा है। हमने जैसे इसको स्ट्रेच किया, बेशक इस कागज के ऊपर एक साइड फिक्स करके इसके ऊपर एक कतरा पानी का डालकर थोड़ा सा इसको जर्क दें, वो जो वाटर का ड्रॉप पड़ा है वो भी मूव करेगा। वो कब कहता है कि जो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेचिंग। जैसे स्ट्रेच करेंगे तो फ्लूइड की जो है वो मूव करता है। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है जी कि when slip bound condition of momentum are considered valid, लेकिन वो कहता है कि जब भी हम y को 0 बनाएंगे लेकिन स्लिप कंडीशन इसके अंदर है। स्लिप कंडीशन मुराद यह है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो। y के लिहाज से जैसे ये x एक्सिस है, ये फ्लूइड फ्लो इस तरह जा रहा है, ये y है, तो जब भी स्लिप होगी, ढलवान होगी, तो ये चीज ऐसे भी हो जाएगी। ऐसे फ्लूइड फ्लो आ रहा था, ढलवान की वजह से ऐसे होगा, स्लिप की वजह से, तो ये चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से ये चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अगर वेलोसिटी y के लिहाज से चेंज हो रही है तो वो क्या है, उसके अंदर स्लिप कंडीशन भी है। अब देखिए जो हम करना चाह रहे थे हमने उसकी सारी फिजिकल स्केच बता दी है कि मेरा प्रॉब्लम है वो 2 डायमेंशनल है, और जिस शीट के ऊपर वो जा रहा है वो शीट क्या है, वर्टिकल है, और फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रेचिंग शीट हो रहा है। और उसके बाद हमने ये भी कह दिया है कि जो फ्लूइड फ्लो अलोंग एक्स हो रहा है इसके रास्ते में कोई ना कोई स्टैग्नेशन पॉइंट भी पड़ा है। क्या पड़ा है, स्टैग्नेशन पॉइंट। और जैसे किसी नाले में पानी जा रहा है तो उसके आगे पत्थर रख दो तो पानी टकराने के बाद उससे गुजर रहा है। तो नेक्स्ट वो कह रहा थी कि the Cartesian coordinate are being used, the flow is confined to y greater than 0, यानी फ्लूइड फ्लो हो रहा है जब y greater than 0। The fluid velocity is y is equal to uv। अब देखिए जो फ्लूइड वेलोसिटी के बारे में बता रहा है u और v। अब u वेलोसिटी along x और v वेलोसिटी along y। लेकिन जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी सतह बुलंद होगी, एक तो जा रहा है अलोंग x और एक जो है उसकी हाइट में भी इजाफा हो रहा है कि नहीं है। जैसे नहर में पानी छोड़ा जाता है तो शुरू में उसकी हाइट बड़ी कम होती है, तो वक्त के साथ साथ क्या होता है उसकी हाइट बुलंद होती जाती है। तो अलोंग x एक्सिस जिस साइड पे वो जा रहा है वो तो वेलोसिटी हो जाएगी u, और अलोंग y जो हाइट में जा रही है वो आपकी वेलोसिटी y v हो जाएगी। अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो आपकी तीसरी वेलोसिटी भी होती अलोंग z, अगर तीसरा कंपोनेंट होता जी। फिर नेक्स्ट करा दे कि द फ्लूइड टेंपरेचर इज T,
देखिए जी, कोई भी फ्लूइड ले रहे हो उसका कोई टेम्परेचर तो होगा कि नहीं होगा, और जो भी चीज फ्लूइड में है उसका कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। जैसे पानी है, हो सकता है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो इनिशियल होगा। वो कहते लेट कर लेते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, T है। the velocity of the stagnation point is u of x। वो स्टैग्नेशन पॉइंट की वेलोसिटी भी बता रहा है। स्टैग्नेशन पॉइंट की वेलोसिटी से मुराद ये है कि जब फ्लूइड इस पत्थर से टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, यानी चेंज तो होगी ना। अगर फ्लूइड इस साइड से आ रहा था, उसकी एक वेलोसिटी से टकराने के बाद भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, या कम होगी या ज्यादा होगी, होगी तो सही। वो कहता है u, जो कैपिटल U ऑफ x ले रहा है, वो कहता है वो स्टैग्नेशन पॉइंट की वेलोसिटी। द सरफेस टेम्परेचर TW ले रहा है। सरफेस टेम्परेचर आप देखें जी, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है अलोंग x, तो इस सरफेस का कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। जैसे इसी को शीट मान लिया जाए तो इसका भी कोई टेम्परेचर तो होगा। वो कहता है सरफेस का टेम्परेचर जो है वो क्या है, TW। अब अगर आप देखें ओवरऑल, तो जो भी हमारा मॉडल होगा, उस मॉडल की जो भी फिजिकल कंडीशन है वो हमने मैथमेटिकल मॉडल के स्टार्ट में बता दिया। जब हमने सारा कुछ बता दिया, अब हम क्या करेंगे, इन अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। अब इसमें देखिए उसने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 मॉडल बना लिया। अब ये मॉडल जो है पीडी में है, ये मॉडल किसमें है, पीडी में। अब हम क्या करेंगे, शुरू में मेथोडोलॉजी में मैंने बताया था कि पीडी में मॉडल बनाने के बाद हम स्यूटेबल सिमिलैरिटी लगा के इसको ओडी में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ये यही कुछ कह रहा है पेज नंबर 184 के ऊपर कि हम स्यूटेबल सिमिलैरिटी ले रहे हैं। उसने ये सिमिलैरिटी यहाँ मेंशन की हुई है कि u इज इक्वल टू ax f डैश v इज इक्वल टू माइनस av f। जब आप स्यूटेबल सिमिलैरिटी लगाते हो तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। जो आपका मॉडल है उसके अंदर है, मिसाल के तौर पे पार्शियल u पार्शियल x पार्शियल v पार्शियल y इज इक्वल टू 0। सिंपल u का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, v का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को सम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, वो लाजमी तौर पे 0 आएगा। उसके बाद आपके पास होगा जी पार्शियल u पार्शियल x v पार्शियल u पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर। अगर मिसाल के तौर पे ये चीज है तो सिंपल आपने क्या करना है, u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर देना, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर u का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर देना है, फिर u का डबल डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर देना है। जब आप इस सारे की वैल्यू डेरिवेटिव सिंपल लेके पुट करेंगे, एंड पे आपके पास एक जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी वो ओडी हो जाएगी। जी, इसमें इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये आपकी फाइनल ओडी बन जाएंगे और इक्वेशन नंबर 7 आपकी फाइनल बाउंड्री इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए जी, आपने क्या किया कि पीडी के ऊपर स्यूटेबल सिमिलैरिटी लगा के आपने ओडी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ ओडी को न्यूमेरिकल टेक्निक से करेंगे सॉल्व करने के बाद हम क्या निकालेंगे, रिजल्ट्स। क्या निकालेंगे, रिजल्ट्स। अब इसमें नेक्स्ट लिख रहा है रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसमें जो 5th है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। देखिए अब आपके पास ये जो ओडी है इसके अंदर एक पैरामीटर पड़ा है लैम्डा। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है कि f ट्रिपल डैश प्लस f डबल डैश प्लस 1 माइनस f डैश ऑफ स्क्वायर प्लस लैम्डा थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 में जस्ट इस एक को डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें देखें जी, आपके पास एक पैरामीटर पड़ा है लैम्डा। अब जो लैम्डा जो है ये आपके पास मिक्स कन्वेक्शन पैरामीटर। जी अब देखिए जी, लैम्डा है मिक्स कन्वेक्शन पैरामीटर। मिसाल के तौर पे अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो, लैम्डा की वैल्यू 1 हो, हम इस सारा को सपोज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अगर लैम्डा 1 है तो इस इक्वेशन 5 का कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा?
मिसाल के तौर पे जब लैम्डा 1 था तो मैं कहता हूं इस इक्वेशन 5 का जो सॉल्यूशन है वो 10 आता है, 10 वैल्यू आ गई, लेफ्ट की तरफ। अब मैंने कहा नहीं जी लैम्डा 2 करते हैं। जब लैम्डा 2 करेंगे या तो रिजल्ट इस 10 से ज्यादा आएंगे या इससे कम आएंगे, यही पूछोगे, या 10 आएगा। मिसाल के तौर पे वो 12 आ गया, यानी इसकी वैल्यू अब जब ये लैम्डा 2 था तो ये 12 आ गया। अब हम कहते हैं चले जी लैम्डा की वैल्यू 3 कर दें। जब हमने 3 किया तो हो सकता है इसकी वैल्यू 20 है। तो यहां से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिली कि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करने से वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लैम्डा 1 था, वेलोसिटी मिसाल तौर पे 10 थी। लैम्डा 2 था, वेलोसिटी 12 होगी। लैम्डा 3 था, वेलोसिटी 20 होगी। तो अब रिजल्ट डिस्कशन में क्या लिखेंगे कि जब हमने लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फ्लूइड की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। बस ये रिजल्ट है और ये आपकी एक मेन फाइंडिंग है। हाँ, अगर ये बढ़ती ना कम होती, ये 10 आ गया, 12 ना आता, 8 आ जाता, 8 ना आता, 4 आ जाता, तो हम सिंपल ये लिख देते कि जब हमने लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की तो हमने ये ऑब्जर्व किया फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज। अब इसके अलावा आपके प्रॉब्लम में जितने भी पैरामीटर हैं हमने करना यही है, हर पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और रिजल्ट्स को देखते जाएंगे कि रिजल्ट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज लिख देंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज लिख देंगे। अब इसके जो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6 है, जी इक्वेशन नंबर 6, ये टेंपरेचर की इक्वेशन है। थीटा डबल डैश एफ एफ डबल डैश प्लस पी आर थीटा डैश एफ डैश माइनस थीटा एफ डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 जी। अब देखिए जी, इसके अंदर एक पैरामीटर पड़ा है प्रांड्टल नंबर। अब देखिए ये जो प्रांड्टल नंबर पड़ा है इसको हम वैल्यू देते हैं 1, इसको वैल्यू देते हैं 2, इसको वैल्यू देते हैं 3। कि आपकी मर्जी है 1 2 3 1 पॉइंट समथिंग दे दे, 2 पॉइंट समथिंग दे दे। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से देखेंगे कि ये जो टेंपरेचर वाली इक्वेशन है इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मसलन मैंने प्रांड्टल 1 किया तो हो सकता है टेंपरेचर की वैल्यू 10 हो, मैंने 2 किया तो हो सकता है टेंपरेचर की वैल्यू 12 हो, मैंने 3 किया तो टेंपरेचर की वैल्यू 13 आए। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम प्रांड्टल नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइड का टेंपरेचर इंक्रीज होता है। अगर कम होगा तो हम कहेंगे टेंपरेचर क्या होता है, डिक्रीज। अब 5 पैरामीटर, 5 रिजल्ट निकाल लेंगे, चेक करेंगे वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, फ्लूइड के टेंपरेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है। एंड पे हम मेन फाइंडिंग्स दे देंगे कि हम लिख देंगे कि भाई हमने ये ऑब्जर्व किया है कि टोटल 5 पैरामीटर थे, एक लैम्डा है, एक प्रांड्टल नंबर है, एक स्लिप पैरामीटर, जो भी 5 हैं, इन 5 में से फला पैरामीटर फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फला पैरामीटर फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज करता है। एक फाइंडिंग लिख देंगे इन 5 में से ये 2 पैरामीटर जो हैं ये फ्लूइड का टेंपरेचर इंक्रीज कर देते हैं और ये पैरामीटर फ्लूइड का टेंपरेचर डाउन। ये आपकी मेन फाइंडिंग आ गई। रिजल्ट डिस्कशन की समझ आ गई? यस। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है, नेक्स्ट होता है कंक्लूजन। जी कंक्लूजन, मेन फाइंडिंग्स। अब मुझे बताएं कि अब तक की जो चीजें हमने डिस्कस की हैं तो कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन बेस्ड करता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। अब हम लिख देंगे मेन फाइंडिंग में, इसमें जाके मिसाल तौर पर कि कंक्लूजन में हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि जब हमने लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की थी तो फ्लूइड का टेंपरेचर इंक्रीज हुआ, एक फाइंडिंग हो। फिर हमने लिख दिया दूसरी फाइंडिंग, हमने कहा कि जब हमने इस लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की तो फ्लूइड का टेंपरेचर पे क्या फर्क पड़ा। अब साफ है जब हम लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे फ्लूइड पे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 6 भी तो F पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये F बदलेगा तो इक्वेशन 6 बदलेगी, अगर ये बदलेगी तो क्या बदलेगी, या बढ़ेगी या क्या होगा, कम होगा। अब जो कुछ होना है हमने तो वही लिखना है, जो रिजल्ट्स, जो मॉडल हमारा जो भी रिजल्ट दे रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू बढ़ाने से टेंपरेचर अगर डिक्रीज हो तो हम यहां पे लिख देंगे द फ्लूइड टेंपरेचर इज डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज लैम्डा वैल्यू। जब हम लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइड का टेंपरेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप आ गए प्रांड्टल नंबर पे, फिर आपने एक तीसरा पॉइंट मेन फाइंडिंग में लिख दिया कि
जब हम प्रांड्टल नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता तो हम कहेंगे क्या होता है, इंक्रीज। अब आपके पास 5 पैरामीटर है, अगर हम हर एक के बारे में भी एक एक लाइन लिखें, उन 5 के रिजल्ट आपने वेलोसिटी पे भी चेक किए हैं, उन 5 के रिजल्ट आपने टेम्परेचर पे भी चेक किए हैं, तो 5 वेलोसिटी के बन जाएंगे, 5 टेम्परेचर के 10 लाइनें बन जाएंगी। फिर हम इसको क्या करते हैं, कॉन्साइज करते हैं। हम देखते हैं इनमें से कौन से पैरामीटर वेलोसिटी और टेम्परेचर पे सेम इफेक्ट डाल रहे हैं। हो सकता है फ्लूइड की वेलोसिटी लैम्डा पे भी इंक्रीज हो और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, तो हम एक ही सेंटेंस में लिख देते हैं द फ्लूइड वेलोसिटी एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज अगेंस्ट ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ लैम्डा। अगर 3 पैरामीटर सेम इफेक्ट डाल रहे हैं तो हम एक ही बोल्ट में या एक ही पॉइंट के अंदर 3 के बारे में इकट्ठा जिक्र करते हैं। समझ आ गया? Yes. कंक्लूजन, इन कंक्लूजन बेस्ड करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में आपने कंक्लूजन में लिखना है कि फलां पैरामीटर को बढ़ाने से क्या हुआ है, फलां पैरामीटर की वैल्यू कम करने से वेलोसिटी पे क्या फर्क है, टेंपरेचर पे क्या फर्क है। उसके बाद आखिरी आ जाता है लिटरेचर रिव्यू, रेफरेंस, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम रेफरेंस वगैरह तो साइड कर चुके होते हैं, एंड पे हम जो रेफरेंस ऐड करते हैं। अब रेफरेंस का पुट करने का स्टाइल जो होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी बताती है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो क्या होगा, वो आप यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिएगा। जब हम इंट्रोडक्शन में जाके कुछ लोगों का काम जो ऑलरेडी हो चुका होता है, जब हम वो रिजल्ट पुट करते हैं तो वहां पे हम उस बंदे का रेफरेंस साइड करते हैं, और वहां पे अगर नंबर 1 है तो रेफरेंस में भी वो नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए। अगर हमारे पेपर में इंट्रोडक्शन में वो नंबर 2 पे पड़ा है तो यहाँ पे नंबर 2 पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि अली ने ये काम किया, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया है, तो फिर रेफरेंस वाले सेक्शन में जो पहला रेफरेंस होना चाहिए, पहला पेपर भी अली का होना चाहिए, अली का ही होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे असमत का है, कोई पेपर 2 है, तो फिर आपका यहाँ पे जो 2 नंबर पे होना चाहिए वो असमत का वही पेपर होना चाहिए जिसको आप साइड। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट में जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं आपको डिस्कस करूँ। यहाँ तक नहीं सर, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, उसके बाद